हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। आज हम बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सेकेंड चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, कौन सा चैप्टर डिस्कस किया था? प्लांट्स में देखा था पूरा का पूरा कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है। ठीक है, अब हम आज से क्या डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स में और ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन किस वे से होता है, कैसे उनके कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, कैसे उनमें गैमेटोजेनेसिस होती है, सब चीजें आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लास्ट टाइम में हमने रिप्रोडक्शन देखा था, क्या था बेटा? रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस। क्या था रिप्रोडक्शन? क्या है? नहीं बोला था। री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब तो हमें पता है ये प्रोड्यूस करना, पर किसको प्रोड्यूस करना? अपने ही जैसे, अपने ही लाइफ फॉर्म जैसे। जैसे कि कैट है तो कैट को ही रिप्रोड्यूस करेगी, अपने ही जैसा लाइफ फॉर्म को क्या करेगी? रिप्रोड्यूस करेगी। उसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। जरूरी नहीं, मतलब कैट से डॉग नहीं आ सकता ना, डॉग से डॉग का ही प्रोजीनी रहेगा, कैट का ही प्रोजीन, ह्यूमन के ह्यूमन ही रहेंगे। क्लियर है ना? तो रिप्रोडक्शन क्या है? अगेन एंड अगेन एक ही जैसे लाइफ फॉर्म को क्या करना? प्रोड्यूस करना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। क्लियर है? दो टाइप्स जैसे हमने प्लांट्स में देखे थे, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। तो इसमें भी तो होंगे ना, कौन कौन से होंगे? इसमें भी होगा असेक्सुअल और सेक्सुअल। करेक्ट है? असेक्सुअल क्या था? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब सिंगल पेरेंटल है। और कैसे जो होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके, जेनेटिकली, फिजिकली, अपीयरेंस में भी। क्लियर हो रहा है? इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। क्लियर है? तो एनिमल्स में अगर हम रिप्रोडक्शन की, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमें ज्यादातर देखने को क्या मिलता है? पहला देखने को मिलता है बड़ी। क्या देखने को मिलता है? बड़ी। अगर बडिंग हमने प्लांट्स में भी देखा था। प्लांट्स में अगर मैं बडिंग की बात करूं तो बडिंग कैसा था? ईस्ट करता था। कौन करता था? ईस्ट करवा रहा था, बडिंग कर रहा था, 1 से 2 सेल चिकन। और इनमें बडिंग कौन करवा रहा है? हमारा एनिमल्स की अगर हम बात करें, हाइड्रा वगैरह भी है। हाइड्रा एग्जाम्पल है हमारा, हाइड्रा करते हैं। हाइड्रा का लास्ट इसमें भी हमने एग्जाम्पल देखा था, तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाइड्रा क्या करते हैं? छोटा सा स्मॉल बर्ड अपने ऊपर में लाता है, वो बर्ड डेवलप होता है, मैच्योर होता है, डीअटैच होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। सेकेंड इसमें क्या आ जाता है हमारा? जेम्यूल फॉर्मेशन। क्या आ जाता है? अब ये क्या है? कुछ एनिमल्स ऐसे हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में जेम्यूल का फॉर्मेशन करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? देखो यहाँ पे, ये आर्चियोसाइट्स है। क्या है? आर्चियोसाइट सेल्स है। ठीक है, ये जो बनी हुई है ना, ये अंदर की जो आर्चियोसाइट सेल्स है, इसकी मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये स्पिकल्स फॉर्म होते हैं, स्पाइक्स ऐसे कांटे जैसे, नहीं क्या? ये इनको प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, मेन क्या है? ये कब बनाता है? जेम्यूल फॉर्मेशन कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशंस में। ये जो आर्चियोसाइट्स है, ये जो बने हुए अंदर की जो सेल्स के अंदर में ये जो सेल्स दिख रहे हैं ना, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे फेवरेबल कंडीशन मतलब प्रॉपर टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, जो भी चीजें रहेगी, एनवायरमेंटल, क्लाइमेटिक, जो फेवरेबल कंडीशन आता है, ये क्या होता है? ब्रस्ट होता है। और ये जो आर्चियोसाइट्स है, ये क्या होते हैं? ब्रस्ट होके न्यू कॉलोनीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉलोनीज। मोस्टली आपको देखा जाएगा जेम्यूल फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा स्पंजेस में। किसमें? स्पॉन्जिला। कौन से? स्पॉन्जिला स्पंजेस में देखने को मिलेगा, लाइक साइक्लोन वगैरह। उसके अलावा हमें देखने को मिलता है ये कोरल्स में। कोरल्स पता है?
आपने देखे ऐसे ओशन के अंदर में, सी के अंदर में बहुत जगह ऐसे कलरफुल ऐसे टाइप में स्ट्रक्चर बने होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। वो जो स्ट्रक्चर्स है वो एनिमल है, फालतू ऐसे ही नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है, कोरल्स है। कोरल्स को अगर आप सर्च करोगे तो कलरफुल फॉर्म्स में प्रेजेंट्स होते हैं और इनको हम नॉर्मली अगर अभी देखा जाए तो बहुत सारी पर्पजेस के लिए यूज भी करते हैं, मेडिसिनल में भी और हमारे नॉर्मल अदर देन इंडस्ट्रीज में भी कोरल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन, जेमुल का फॉर्मेशन कौन करता है, स्पंजेस है, कोरल्स है, स्पंजेस लाइक स्पॉन्जिला और साइकोन। क्लियर है यहाँ तक? ये दो। इसके अलावा एक और चीज है, रीजनरेशन। रीजनरेशन शो करता है, याद है? जैसे फ्रैगमेंटेशन होता है प्लांट्स में, तो एनिमल्स में रीजनरेशन की भी प्रोसेस है। कौन करता है? प्लानेरिया। कौन देता है? प्लानेरिया। क्या करता है उसकी अगर हम बात करें, ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये अगर इसके बॉडी पार्ट्स को मैंने अगर कट कर दिया तो एवरी जितने भी पार्ट्स में वो कट होगा, हर एक पार्ट अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को क्या करेगा, रीजनरेट करेगा। जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल आता है हमारी लिजर्ड, वन लिजर्ड, छिपकली। उसकी अगर पूंछ कट जाए तो वो रीजनरेट कर, उसकी होल बॉडी नहीं कर सकती, बट सिर्फ उसकी पूंछ में इतनी कैपेसिटी होती है, उसकी टेल में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो रीजनरेट कर सकती है। क्लियर है? वैसे एक प्लानेरिया होल बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। अगर हेड से कट कर दिया है तो हेड से नीचे वाला जितना भी एब्डोमिनल एंड नेक वाला पार्ट है वो रीजनरेट कर लेगा। अगर एब्डोमेन है तो नेक एंड लोअर फिट वाला जो पार्ट है वो पूरा, अगर लॉस्ट बॉडी पार्ट, ये पूरा का पूरा रीजनरेट करता है। अगर इस पूरा का पूरा एग्जाम्पल, अब सीधी सी एक बात है, इसी के जैसे ही तो सेल्स को डिवाइड करेगा और लॉस्ट बॉडी पार्ट बनाएगा। सीधी सी सिंपल एग्जाम्पल क्या आता है कि ये कैसे फॉर्म करेगा, आइडेंटिकली तो फॉर्म करेगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि ज्यादातर क्या याद रखते हैं, एक्टिव में बॉडी, जेमिल फॉर्मेशन एंड रीजनरेशन। क्लियर है? रीजनरेशन फ्रैगमेंटेशन का ही पार्ट है। फ्रैगमेंटेशन में कैसा होता है, जितने फ्रैगमेंट भी हम करते रहेंगे, एवरी फ्रैगमेंट इज बिहेव लाइक न्यू ऑर्गेनिज्म। पर रीजनरेशन में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस कि वो लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीजनरेट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? कैसे होते हैं ये? बाय पैरेंटल, मतलब दो पैरेंटल, ठीक है। और क्या होता है बाबा, इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है। बाय पैरेंटल है तो सबसे पहले हर एक जो पैरेंट है क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट करेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में है। और फॉर्मेशन हुआ गैमेट्स का तो इनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। अब याद रखना, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज एम्फीमिक्सिस। क्या बोला जाता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट। क्या होगा? एम्फीमिक्सिस, ठीक है। ये किसमें बोलेंगे आप, अगर फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का, उसके अनदर वर्ड के एम्फीमिक्सिस। नॉर्मल हम फ्यूजन ऑफ गैमेट करवाते तो हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन ही क्या है, एम्फीमिक्सिस। जहाँ दो गैमेट्स, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूज हुआ और क्या बना, जाइगोट बना, दिस इज एम्फीमिक्सिस। ठीक है, क्या याद रहेगा, एम्फीमिक्सिस इज फ्यूजन ऑफ गैमेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हो रहा है? क्या रहेगा, एक मेल रहेगा, सॉरी एक फीमेल रहेगा और एक मेल रहेगा। इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होगा और क्या बनेगा आपका, जाइगोट बनेगा। ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल्स में दो फेजेस होती है। कितनी, कौन सी, कितनी बताना चाहोगे थोड़ा? एक उसको जुवेनाइल फेज बोला जाता है। जुवेनाइल फेज जो हम उसको सीधा बोलते हैं प्री मैच्योर फेज। सीधा हम अगर नाम याद रखें, एक हो जाएगी आपकी प्री मैच्योर फेज,
तो एक क्या हो जाएगी आपकी, जहाँ पे मैच्योर हो जाए वो कौन सी हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव फेज। क्लियर हो रहा है क्या? दो फेज जिसको जुवेनाइल फेज भी बोला जाता है, ठीक है। जुवेनाइल फेज मतलब जहाँ पे जैसे बच्चे ने बर्थ हुआ और धीरे धीरे उनका क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ जब तक मैच्योरिटी नहीं आती, मैच्योरिटी मतलब रिप्रोडक्शन देखो एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एक फेज आती है जहाँ उनके सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। जब तक इनके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं ये फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं, जुवेनाइल फेज में क्या होगा, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उनकी ग्रोथ होगी। जब तक इनका ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्रोथ नहीं होता है तब तक ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो ग्रोथ के पहले वाली जो फेज आएगी उसकी कौन सी फेज आएगी, प्रीमैच्योर फेज। क्लियर है? और बाद में जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरीके से डेवलप हो गए तो आ जाएगी रिप्रोडक्टिव, मतलब यहाँ से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे सकता है या बॉर्न कर सकता है, ठीक है। ये कहाँ से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाद वाली फेज। तो जुवेनाइल फेज में अगर हम बात करें बहुत से चेंजेस आते हैं, मतलब अगर बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखेंगे ह्यूमंस में बहुत सारे चेंज आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की ग्रोथ होती है। बट उससे पहले हम देखते हैं दो टाइप्स के हमारे ब्रीडर्स होते हैं, कितने, 2 टाइप्स के। एक डन है जुवेनाइल फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सी फेज होगी जुवेनाइल फेज, मतलब ऐसी जहाँ से बच्चे का बर्थ हुआ अभी तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं हुए, जब तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं होती इन फीमेल्स, ह्यूमंस मेल्स की बात करें, हमारा मैच्योरिटी या रिप्रोडक्शन फेज कौन सी बोलते हैं, जब तक कोई गर्ल को मेंसेस ना आ जाए। क्लियर है? तब जाके जहाँ मेंसेस आना स्टार्ट हो, मतलब जो लड़की है वो क्या कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो उतनी जो फेज होगी वो क्या होगी, जुवेनाइल फेज होगी। आफ्टर दैट उसके ऑर्गन डेवलप होगी, उसके बाद उनकी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? चलो, 2 टाइप्स के ब्रीडर्स होंगे, एक होगा सीजनल ब्रीडर्स, हो जाएगा सीजनल ब्रीडर्स, जो सीजन वाइज, ठीक है, क्या है, सीजनल ब्रीडर। एक होगा कंटिन्यूअस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर्स आप देखो, एक फेज होता है, अगर हम डॉग कैट वगैरह को अगर ध्यान से देखें, उनका एक फेज होता है, एक सीजन में ही वो लोग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑल द ईयर नहीं करते हैं। अगर आप हेन्स को देखो, एक टाइम आता है ना हेन का कि मतलब वो इसी सीजन में ब्रीड कर रही है, वैसे ही डॉग्स में भी आता है, वैसे ही कैट का भी सीजन होता है, वो पूरे साल भर ब्रीडिंग नहीं करते हैं, मतलब उनका जो मतलब रिप्रोड्यूस का जो टाइम होता है वो सीजन वाइज होता है, एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है। एग्जांपल क्या क्या आ जाते हैं आपके, हेन्स आ जाती है, कैट आ जाती है, डॉग आ जाते हैं, ठीक है, काव आ जाती है, ये सब एग्जांपल क्या हो जाते हैं। काव भी आप देखोगे तो ये सब भी एग्जांपल आपके कहीं में आ जाते हैं सीजनल ब्रीडर्स, जो सीजन वाइज क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। अब आते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, जो होल द ईयर कभी भी क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक एप्स है, एग्जांपल एप्स है। उसके अलावा ह्यूमंस है, इनका कोई ब्रीडिंग सीजन होता है क्या, नहीं जरूरी है। किसी का बर्थडे जनवरी में आ रहा है, किसी का दिसंबर में आता है, किसी का मई में आता है, ऐसा कोई फिक्स है क्या, नहीं भाई यही सीजन है, इसी मंथ पे सबके बर्थडे आते हैं, इसी मंथ पे पूरे बच्चे पैदा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये कैसे कंटिन्यूअस ब्रीडर है, कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सीजनल ब्रीडर्स जो सीजन वाइज एक पर्टिकुलर उनका टाइम होता है मेटिंग का, उसी टाइम पे मेट होने के बाद इनका क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, मतलब ब्रीडिंग होती है इनके बीच में। क्लियर है? डन है? अब देखते हैं इवेंट्स। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसमें भी तो कुछ इवेंट्स होंगे ना एनिमल्स में, सेम इवेंट्स जैसे हमने जो प्लांट्स में देखे थे। पहला इवेंट क्या था, प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन,
थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस हुई, उसके बाद गैमेट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या इवेंट एक और आएगा? ट्रांसफर ऑफ गैमेट। ये 2 इवेंट होंगे प्री फर्टिलाइजेशन के। तो गैमेट फॉर्म होने के बाद मुझे एट द साइट जहाँ पे गैमेट क्या हो सकता है, फ्यूज हो सकता है, तो उसका ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। जैसे पोलन ट्रांसफर हुआ था, तो वैसे यहाँ के पे भी जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हुए, इनके फ्यूजन के लिए मुझे तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे लेके जाना पड़ेगा ना उनको। उसके बाद क्या फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो क्या बनेगा रे बाबा? जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट। अब ये जाइगोट फर्दर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? एम्ब्रियो बनने का क्या हो जाएगी? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो से क्या बनेगा रे बाबा? क्या बनेगा? जाइगोट हुआ। अब जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होगा, न्यू ऑफस्प्रिंग। यही होगा ना? पहले फेज ही एम्ब्रियो बनेगी, एम्ब्रियो बनना ही है। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस या फर्टिलाइजेशन में जाइगोट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा ना। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या बनेगा? जाइगोट, एंड जाइगोट डेवलप एम्ब्रियोजेनेसिस से एम्ब्रियो बनाएगा। क्लियर है? ये इवेंट्स रहेंगे हमारे काय के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मेन आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक पढ़ना है एनिमल रिप्रोडक्शन में, वो पढ़ना है हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ना है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमंस रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? क्या लगता है? क्या इवेंट्स होते होंगे? पहला इवेंट क्या होता होगा? अभी जैसे हमने देखा इवेंट्स, तो पहला इवेंट क्या होता होगा अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें? क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। पहला इवेंट गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट हुआ फॉर्मेशन, अब इसको ट्रांसफर करवाना है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। देखो फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन कहाँ पे होगा? फीमेल के पास में। तो थ्रू जो स्पर्म, देखो जो मेल गैमेट्स होते हैं स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स कौन सा है? ओवम। ठीक है, तो स्पर्म को ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। तो स्पर्म को जो ट्रांसफर करवाने की प्रोसेस है इट्स इंसेमिनेशन। ठीक है, अब ये दोनों फ्यूज होंगे। फ्यूज हुआ तो फ्यूज होने के बाद फ्यूजन होगा। अभी क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ, इसके बाद ट्रांसफर हुआ, फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ तो क्या बनेगा? जाइगोट बना। जाइगोट भी तो डिवाइड होगा। जाइगोट के लिए क्या लगेगा? फिर जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो डेवलप होगा। तो यहाँ क्या होगा हमारा? एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद इस एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए एक पीरियड लगेगा। क्या होगा? जिसको जेस्टेशन बोला जाता है। ठीक है, जेस्टेशन। ठीक है, अब ये हुआ तो इसके बाद ठीक है, अब बेबी फुल्ली डेवलप हो गया तो मदर के वम में रहेगा, क्या बाहर निकालना पड़ेगा। तो लास्ट इज पार्चुरेशन। कौन सी प्रोसेस? पार्चुरेशन। तो ये इवेंट्स इन्वॉल्व होंगे किसमें? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। क्या हुआ? सबसे पहले गैमेट फॉर्म हुआ, गैमेट इंसेमिनेशन ट्रांसफर हुआ, फ्यूजन हुआ, फिर जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो को फुल्ली डेवलप जो होने का जो पीरियड है इट्स अ जेस्टेशन पीरियड। ओके, फिर उसके बाद बेबी फुल्ली डेवलप हो गया तो बेबी बाहर आएगा, इट्स अ पार्चुरेशन। क्लियर हो रहा है क्या पूरे इवेंट्स? ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें ह्यूमंस में मेल एंड फीमेल,
मेल और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो मेल को अगर देखा जाए, मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है टेस्टिस। कौन होता है? टेस्टिस, ठीक है। और फीमेल का ओवरी। क्या होता है? ये क्या है दोनों के? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है? तो कुछ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी हो गई है, तो प्राइमरी, इनके बिना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्हीं के अंदर में क्या हो रही है? गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हो रहा है। गैमेट बनेगा तभी तो फ्यूजन होगा ना। तो ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। कौन कौन से? टेस्टिस एंड ओवरी। इसके आगे अगर हम बात करें तो कुछ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं जिनके थ्रू कुछ कैरेक्टर डेवलप होते हैं। क्या होते हैं? तो सेकेंडरी, इससे जरूरी नहीं कि यही है, इसके अलावा भी बहुत से ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। पर ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है कुछ कैरेक्टर्स डेवलप करवाते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन। अब अगर हम कैसे बोल दें कि ये जो मेल है और ये फीमेल है पूरी तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है, पूरी तरीके से, अभी उसके अंदर में पूरे के पूरे कैरेक्टर डेवलप हो गए हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि ये अभी रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल है। तो ये बताने के लिए हमारी जो बॉडी है कुछ कैरेक्टर डेवलप करती है जिसको बोला जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या बोला जाता है? सेकेंडरी कैरेक्टर, ठीक है। इसी को एक और नाम दिया जाता है, सेक्सुअल की जगह सिर्फ यहाँ पे डायमॉर्फिक याद रखना। क्या याद रखोगे? डायमॉर्फिक, सेकेंडरी डायमॉर्फिक कैरेक्टर भी बोला जाता है। क्लियर है? अब ये क्या होते हैं? मेल्स में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं, ठीक है। अगर मैं इधर मेल का ही चल रहा है ना, इधर देखते हैं। मेल्स की अगर हम बात करें तो उनमें क्या बोलते हैं? बियर्ड्स आते हैं, डेवलपमेंट्स ऑफ बियर्ड्स होता है, मस्टैच आता है। पहला क्या है? इनमें बियर्ड्स देखने को मिलते हैं, मस्टैच आता है। उसके अलावा आपने देखा होगा मेल्स में यहाँ पे जो थायराइड जो ग्लैंड होता है वो बड़ा होता है, बढ़ जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल दिखता है ना। और क्या चेंजेस आते हैं? ग्रोथ होती है बॉडी की, और चेस्ट पे हेयर्स आते हैं, चेस्ट पे हेयर्स आते हैं, प्यूबिक रीजन्स में हेयर्स आते हैं, मतलब, ठीक है। तो ये क्या है? मेल्स में क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जिससे बोला जाता है कि अब मेल जो है पूरी तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। वही अगर फीमेल्स की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट साइज में क्या होता है? इंक्रीज होता है। उसके अलावा उनकी वॉइस हाई पिच होती है कि लो पिच होती है? कितने लोग लो पिच के सकते हैं? भाई मेल्स की लो पिच है, फीमेल की आवाज ऐसी तीक्ष्ण आती है ना, गर्ल्स की हल्की थोड़ा सॉफ्टनेस आता है, मेल्स का हाई लो पिच बहुत ज्यादा ऐसा आवाज भारी हो जाता है, होता है ना। फीमेल्स में क्या आता है? हाई पिच हो जाता है, ठीक है। हाई पिच वॉइस होते हैं। और क्या होता है? हाँ, मेंसेस आना स्टार्ट होता है। उसके अलावा पेल्विक रीजन ब्रॉडर हो जाता है। पेल्विक रीजन जो होता है वो कैसे हो जाता है? ब्रॉडर हो जाता है। क्या होता है पेल्विक रीजन? मतलब जो आपका थाई और आपका जो कमर वाला जो रीजन है, हिप रीजन है, वो क्या होता है? ब्रॉड होता है। एक बात याद रखना, ब्रॉड रीजन इसीलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए, बेबी को कैरी करने के लिए पेल्विक जो रीजन होता है वो ब्रॉड होता है। अगर उसी से क्या हो सकता है? प्रॉपर प्रेगनेंसी जो बेबी को कैरी करने का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर बने रहता है। क्लियर? इसलिए आप देखोगे मेल और फीमेल में अगर आप सबसे पहला फर्क देखोगे तो मेल्स और फीमेल की बॉडी में सबसे ज्यादा फर्क
उनके थाई और उनके हिप रीजन पे होता है। क्लियर है? तो ये किनके कैरेक्टर है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल के बियर्ड्स आते हैं, मस्टेच आता है, एडाइम सेपल, चेस्ट पे हेयर्स आते हैं, ठीक है। जेनिटल एरियाज पे मेल एंड फीमेल बोथ दोनों में क्या आते हैं? हेयर्स डेवलप होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है फीमेल में, हाई पिच तीक्ष्ण मतलब सॉफ्टनेस वाली आवाज। उसके अलावा पेल्विक रीजन ब्रॉडर होता है। ये किसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है? मेल एंड फीमेल। क्लियर है? कभी कभी ऐसा नॉर्मली क्वेश्चन हो जाता है कि एक्सप्लेन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है, तो याद रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पहला देखा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मतलब जो प्राइमरी गोनैड है वो कौन था? कौन था? टेस्टिस। उसके अलावा अदर देन सेकेंडरी जो ऑर्गन्स थे वो कौन कौन से आते हैं? ग्लैंड्स है, एसेसरी ग्लैंड्स आती है उसमें। उसके अलावा 10th में नहीं पढ़ा है? क्या मजाक कर रहे हो? 3 अदर देन अगर ये हमारा क्या हो गया? प्राइमरी, मैं फर्स्ट लिख देती हूँ, ठीक है। अब सेकेंडरी जो कैरेक्टर सेकेंडरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो आ जाते हैं आपकी एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट और ग्लैंड्स। इन तीनों को मिलाकर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनेटेरिया बनता है, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर बहुत सारी डक्ट्स होती है जहाँ से बहुत सारे सिक्रीशंस होता है, ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स भी क्या करते हैं? डक्ट क्या करेंगे? डक्ट वो जो सिक्रीशन है जो ग्लैंड सिक्रीट करेंगे वो डक्ट क्या करेंगे? वो पैसेज के थ्रू पहुंचाने का काम करेंगे। टेस्टिस का काम क्या रहेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन, ठीक है। चलो, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल एंड पेल्विक रीजन के पास में। क्लियर है? अब देखो, ये ब्लैडर है, ये क्या है? ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे क्या होता है? यूरिन डिपॉजिट होता है, ठीक है। अब देखो, वहीं पे उसी के पास में कौन सा सबसे पहली जो ग्लैंड सबसे पहली जो ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है? सेमिनल वेसिकल। उसी के नीचे थोड़ा आता है, ऐसा हार्ट शेप का स्ट्रक्चर आता है, उसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके थोड़ा नीचे पीस लाइक छोटा सा एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कॉर्पस ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल्स पेयर में प्रेजेंट होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल मैंने सही लिखी थी ना, ठीक है। कॉर्पस ग्लैंड जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी कैसा होता है? पेयर में प्रेजेंट होता है। ये 3 क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इनका अलग अलग सिक्रीशन होता है, इनको पूरा मिलाने के बाद सीमेन बनता है जो स्पर्म को कैरी करता है और आफ्टर कॉपुलेशन फीमेल वजाइना में लेके जाता है। क्लियर है? ये पूरा का पूरा सिक्रीशन क्लियर है। ये कौन सी ड्रग है? देखो, मेल और मेल, देखो फीमेल की अगर हम बात करें तो उनके पास में यूरिनरी जो यूरिन के लिए जो पैसेज है वो अलग है और साथ में वेजाइनल जो पैसेज है वो अलग है। बट मेल्स की अगर हम बात करें तो सीमेन के लिए, मतलब अगर हम बात करें स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए जो पैसेज है वो कैसा है? सेम है। इसीलिए इस पैसेज को क्या बोला जाता है? देखो यहाँ से यूरिन भी आएगी और साथ साथ में जो सीमेन है वो भी, तो इसीलिए इस ट्रैक को क्या बोला जाता है? यूरोजेनाइटल ट्रैक। क्या बोला जाता है? यूरोजेनाइटल ट्रैक। अब देखो, मेन जो ऑर्गन है, प्राइमरी ऑर्गन, ये है टेस्टिस। कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटसाइड द बॉडी, एब्डोमेन के अंदर में, इंटरनली एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है। कौन? टेस्टिस। क्यों? रीजन, बॉडी के टेम्परेचर से 2-3 अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अगर बॉडी के अंदर रहता तो जितना हमारा बॉडी टेम्परेचर है उतना ही रहता,
तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती, इसलिए बॉडी के बाहर होता है ताकि क्या हो सके, स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। ठीक है, ये पूरा रीजन पेनिस। ये जो डक्ट आ रही है आपकी यहाँ से, उसका नाम वैसा, ये डक्ट क्या लिख के आएगी, डक्ट पूरे के पूरे क्या लिख के आएगी, सेवन वगैरह का जो भी पैसेज है वो सब। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, वैसा डिफरेंस। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट, यही पे आके पूरा सिक्रीशन स्पर्म होके इजैकुलेट होता है और इस यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू बाहर आता है। क्लियर हो रहा है? तो ये पूरा का पूरा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या क्या देखा इसमें हमने, 3 ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड। ये हार्ट वाला प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सेमिनल वेसिकल, ये कॉर्पस या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये टेस्टिस। ये जो ऊपर में ये क्या है, वैसा डिफरेंस। ये पूरा का पूरा टेस्टिस और ये जो वैसा डिफरेंस वगैरह पूरे के पूरे डक्ट ओपन होते हैं आपके यहाँ पे, किसके पास में, इजैकुलेटरी डक्ट के पास। यही से पूरा का पूरा जो पैसेज है सीमेन है वो क्या करता है, क्लियर, वो पैसेज ही है उसके लिए। क्लियर है? इसके अलावा सबसे पहले हमें भी डिटेल में क्या देखना है, इस ऑर्गन के बारे में, किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे टेस्टिस। सबसे पहले टेस्टिस का एलिस स्ट्रक्चर देखते हैं। उनका एलिस ऑफ टेस्टिस, कितने पेयर में प्रेजेंट होता है टेस्टिस। सबसे पहले टेस्टिस के बारे में समझो। मेसोडर्मल ओरिजिन से होता है, कहाँ से आता है, अब ये क्या होता है मेसोडर्मल ओरिजिन, कुछ पता है? आफ्टर जब फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है एम्ब्रियो और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद में हमारे एम्ब्रियो में 3 लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, तो हर एक लेयर जो होती है एक एक ऑर्गन बनाती है, अलग अलग लेयर से अलग अलग ऑर्गन की डेवलपमेंट होता है। तो टेस्टिस इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब जो मिडल लेयर है उस लेयर से बनता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मेसोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, मेसोडर्म से बनता है। क्लियर है? पहला कैसा शेप का होता है, ओवल शेप, 2 to 5 मीटर, 2 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 2 to 5 सेंटीमीटर कैसा होता है, लॉन्ग होता है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ रहती है, और क्या बच्चा, थिकनेस, लॉन्ग ऐसे, थिक उसका 2 to 3 सेंटीमीटर कैसी होती है, सॉरी वाइड होगा, और 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस। ठीक है, ये रहेगा इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। कितना, 2 से 5 सेंटीमीटर कैसे हो सकता है, लंबा। अगर वाइड देखा जाए, उसका विड्थ अगर देखा जाए तो 2 to 3 सेंटीमीटर, और थिकनेस अगर उसकी देखी जाए तो 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? शेप ओवल, ओरिजिन मेसोडर्म। अब देखो, एज जब फिटल लाइफ होती है, जब फिटल स्टेज में होता है बच्चा, जब मम्मा के फॉर्म में होता है, ठीक है, उस कंडीशन में जो टेस्टिस है, पर जो बेबी है उसके एब्डोमेन कैविटी में होता है, मतलब पेट के अंदर होता है। क्लियर है? पेट वाले रीजन एब्डोमिनल कैविटी में होता है। आफ्टर कुछ समय बाद क्या होता है, ये टेस्टिस कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन, उसके रिलीज के बाद क्या होता है, ये जो टेस्टिस है डिसेंट करता है, कहाँ, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। देखो, अर्ली जो फेटल लाइफ में कहाँ होता है, पेट के अंदर होता है। तो जब ये स्क्रोटम, ये जो जिस पाउच के अंदर में होल्ड होता है, टेस्टिस जिस पाउच के अंदर में होल्ड होता है उसको बोला जाता है स्क्रोटम। क्लियर हो रहा है क्या, क्या बोला जाता है, स्क्रोटम। और जब ये स्क्रोटम में आना है, मतलब उसको स्क्रोटम के अंदर में आना है ना, बाहर बॉडी के आना है, तो जिस चीज से हेल्ड रहता है,
जिस चीज से इसको पकड़ के रखा जाता है इट्स अ स्पर्मेटिड कॉर्ड्स। और जो डिसेंट होता है तो डिसेंट कौन सी स्पेस से होता है? इंग्यूनाइल कैनल से। कहां से आता है? कैनल। अब देखिए पूरा फिर से समझो, क्लियर हुआ क्या? क्या हुआ? अर्ली स्टेज में कहा था एब्डोमेन में, तो उसको बाहर आना है तो किस पैसेज के थ्रू? स्क्रोटल स्कैट में आना है ना। पाउच कौन से पाउच में होता है? स्क्रोटम। तो स्क्रोटम में आना है, स्क्रोटम से कवर होता है, उसके अंदर में क्या होता है? टेस्टिस होता है। तो स्क्रोटम में आना है तो एक पैसेज के थ्रू एब्डोमेन से बाहर आना पड़ेगा। उस कैनल को, जो स्क्रोटल सैक में जाने के लिए जो कैनल है उसका नाम क्या है? इंग्यूनाइल कैनल। क्या है? इंग्यूनल कैनल। क्लियर हो गया? इतना डर है? कहाँ पे होल्ड रहता है? स्क्रोटम। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे वो होल्ड रहता है। और होल्ड किस में होता है? स्क्रोटम में स्पर्मेटिक कॉर्ड से। दिख रहा है ऊपर वाले में जो कॉर्ड है किसी से होल्ड रहेगा, पकड़ के रहेगा। जैसे धागे, फॉर एग्जांपल समझ लो धागे से ऐसे पकड़ के रखता है तो होल्डिंग जो रहेगा इट्स अ स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? चलो याद रखो, ये है एलिस ऑफ टेस्टिस, ठीक है। उसका अब सबसे पहले देखो 3 लेयर होती है टेस्टिस में, जो कवरिंग होती है 3 होती है। पहली कवरिंग का नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ये जो सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है ये पूरा कवर होती है। एक हाफ कवरिंग होती है, पेरिटोनियल कवरिंग होती है, इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कवरिंग, जिसका नाम है ट्यूनिका वैगिनलिस। ये दिख रहा है कैसे कि इतनी चाहिए, देखो यार इतनी ही कवरिंग है ये, ठीक है। इट्स अ ट्यूनिका वैगिनलिस। और इनर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसका नाम क्या है? ट्यूनिका वैस्कुलोसा। क्या नाम है? ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ठीक है। कितनी लेयर कवरिंग? पहली ट्यूनिका वैगिनलिस, सेकेंड जो हाफ कवरिंग होती है पेरिटोनियल ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, सेकेंड ट्यूनिका वैगिनलिस और थर्ड ट्यूनिका वैस्कुलोसा। क्लियर हो गया 3 कवरिंग? यहाँ तक कोई डाउट? होल्ड स्पर्मेटिड कॉर्ड से इतना डर? अब देखो यहाँ पे, अब आते हैं यहाँ पे जो लोब्स बने हुए हैं। ये दिख रहा है क्या? ये पूरा का पूरा, इसके अंदर में जो लेयर्स होती है ऐसे लोब के फॉर्म में बहुत सारे, जो ये वैसे डिफरेंशिया जो दिख रही है ना, देखो यहाँ पे ये एपिडिडाइमिस का स्ट्रक्चर है, इधर हम वैसा डिफरेंशिया वैसा डिफरेंशिया की बात करेंगे। अब यहाँ देखो ये लोब्स दिख रहे हैं, 1 लोब, ये 2 लोब, ये 3, ये 4, ये दिख रहे हैं। ऐसे 300 से 400 क्या होते हैं इसके अंदर में? लोब्स प्रेजेंट, लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये लोब्यूल्स के अंदर में 1 2 3 फोल्डिंग वाले क्या प्रेजेंट होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये दिख रहा है ये वाला, ये इस तरीके से ये लोब है। लोब के अंदर में ऐसे 3-4 फोल्डिंग वाले ये दिख रहे हैं, ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। और इसी के अंदर में क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। इसको हम आगे देखेंगे। यहाँ तक डन है? लोब्स दिखे, और ये जो सेपरेट होते हैं, ये जो लोब्स जो एक दूसरे से जो सेपरेट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेप्टम। इतना डन? ये इधर का पूरा डन? इतने? अब यहाँ पर दिख रही है वैसा डिफरेंशियन रेड टेस्टिस। अब यहाँ ये जो एपिडिडाइमिस होती है ना, ये अपर ऐसी ऊपर में ऊपर की कवरिंग होती है। ऊपर की जो कवरिंग होती है कलेक्ट करके लेती है जो स्पर्म वगैरह बना कि इसी के थ्रू, पैसेज के थ्रू बाहर निकलता है। पैसा एपिडिडाइमिस था, उसके थ्रू जाता है इजैकुलेटरी डक्ट के पास में। क्लियर हो रहा है? तो ये किसका काम है? इसका। इसके भी 3 पार्ट। एपिडिडाइमिस अपर कवरिंग होती है, ये अपर कवरिंग के भी कितने? 3 टाइप, सॉरी। ये दिख रहा है कि ये अपर वाला, यहाँ देखो, यहाँ पे पहले वैसा डिफरेंशिया देख लो, सबसे बेटर, ज्यादा बेटर है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये एक जगह पे जाके पूरे के पूरे जगह एक जगह जाके बंद जाते हैं, एक जगह जाके खुलते हैं। एक जाली टाइप, एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है कि ये ऐसे ऐसे ये पूरे लोब्यूल्स आके यहाँ पे खुल गए। क्लियर हो रहा है? जितने भी स्पर्म बनाया भाई ये यहाँ आएंगे। किसके पास जाएंगे? सबसे पहले रेड टेस्टिस के पास। क्लियर हो गया? कहाँ पे आया? इस पूरे के पूरे जाल के पास में, जहाँ पे पूरे के पूरे क्या खुल गए? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो लोब्यूल्स है ना, यहाँ पे जाके ओपन हुए। क्या नाम है? रेड टेस्टिस।
रेड टेस्टिस और डिफरेंशिएट होता है आगे, ये दिख रहा है, क्या बनाता है, वैसा इफ्रेंशिया, क्या, वैसा इफ्रेंशिया। फिर ये वैसा इफ्रेंशिया एक सिंगल चैनल बनाती है, एक सिंगल डक्ट बनाती है, इट्स अ वैसा डिफरेंस। पूरा का पूरा जाला कैसे भाई, लाना तो बहुत सारे के पास से है, ठीक है, तो बहुत सारे के पास से तो इधर से आने थे, इधर से पाइप आने थे, जो जहाँ पे एक पाइप जो पूरा नेटवर्क बन रहा है, इट्स अ रेड टेस्टिस। ये रेड टेस्टिस फिर थोड़ा आगे अलग अलग जाके एक कैनल बनाने के लिए जो जाता है, इट्स अ वैसा इफ्रेंशिया, और जो एक कैनल बनती है, इट्स अ वैसा डिफरेंस, सॉरी वैस डिफरेंस। क्लियर हुआ? अब यहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है फिर आपका इपिडिडाइमिस का। जो हेड है जहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट हुआ है, ये क्या है, हेड ऑफ इपिडिडाइमिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपर कैपकट। क्या बोलोगे, अपर कैपकट। उसकी जो मिडल पार्ट है, ये जो दिख रहा है, ये कॉइलिंग पार्ट, ये वाला, ये देखो यहाँ से आया इपिडिडाइमिस, ये देखो ये पार्ट दिख रहा है, ये मिडल पार्ट है जो कॉइल्ड है, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ इपिडिडाइमिस। क्या बोलोगे, बॉडी ऑफ इपिडिडाइमिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, मिडल कॉर्पस। क्या बोला जाता है, मिडल कॉर्पस। जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है, टेल वाला जो पार्ट होता है, टेल ऑफ इपिडिडाइमिस, इसको क्या बोला जाता है, लोअर कॉर्डा। क्या बोला जाता है, लोअर कॉर्डा। पहला अपर कैपकट, मिडल कॉर्पस एंड लोअर कॉर्डा। क्लियर है, इपिडिडाइमिस के तीन पार्ट। फिर ये पूरी की पूरी ओपन होके यहाँ ब्लड वेसल्स के थ्रू दिख रही है, ये जाएगी पूरी की पूरी ऊपर, और ये जाए सीधा वैसा डिफरेंस जो बन के, पूरा वैसा डिफरेंस बन के यही बाहर। देखो इधर देखो, मैं एक चीज बना रही हूँ, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर में ऐसी 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 जो है ना, ये ऐसी लेयर जो निकलती, दिस इज इपिडिडाइमिस, ये दिख रहा है, और ये इसी के अंदर से जो कलेक्ट लेके जो ये आ रही है भाई हमारी वैसा डिफरेंस। क्लियर है क्या, इतना डन है? ये ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, और इसके अंदर वाला स्ट्रक्चर ये है। क्या क्या था इसमें, आपकी तीन लेयर थी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वैगिनलिस, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ठीक है। फिर उसके बाद जो लोब्स बने थे उसके अंदर में वो कौन कौन से थे, लोब्यूल्स, लोब्स जो बने थे, और उनको जो सेपरेट कर रहा है लोब्यूल्स के, इट्स अ सेप्टम, और ये जो लोब्यूल्स के अंदर में जो कॉइल पार्ट है, 1 to 4 कॉइल पार्ट है, इट्स अ सेमिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये जो वैसा डिफरेंस के पार्ट, रेड टेस्टिस, वैसा इफ्रेंशिया, वैसा डिफरेंस, फिर ये पूरा मिला के आपकी इपिडिडाइमिस, और ये वैसा इफ्रेंशिया आपकी बाहर निकलती है पूरा कलेक्ट करके। डन है, इतना कोई डाउट है क्या? पक्का पूरा स्ट्रक्चर, और जहां से होल्ड रहता है, इट्स अ स्पर्मेटिगोड। डन यहां तक। अब इसका देखते हैं हम हिस्टोलॉजी। अब आते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस पे, किस पे, अंदर से किस तरीके से क्या क्या वर्क करता है पूरा। मैंने पूरे स्ट्रक्चर भी बनाई है, सेम ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे। अब देखो ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ टेस्टिस। ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होती है, डिवाइड होती है, डिवाइड होती है, और 200 to 400 लोब्यूल्स में डिवाइड होती है। कितने, 200 to 400 लोब्यूल्स में। अब यही लोब्यूल्स जो लोब्स बने थे उसके अंदर में 1 to 4 क्या होते हैं, कॉइलिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। वही कॉइलिंग वाला स्ट्रक्चर क्या है आपका, सेमिफेरस ट्यूब्यूल। इतना डर है, ये है आपका सेमिफेरस ट्यूब्यूल, दिख रहा है, ऐसे कॉइल वाला स्ट्रक्चर, कॉइल वाला पार्ट। अब देखो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होती है वो होती है, वो बनी हुई होती है आपकी, एक मिनट, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है वो कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। कैसे, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ये डिवाइड होती है 2 to 400 लोब्यूल्स में, ठीक है। और यही लोब्यूल्स के बीच का जो जगह होती है जो सेपरेट करता है, इट्स सेप्टम। और इनके अंदर में क्या होता है, जो 1 to 4 कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोला जाता है सेमिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर है कितना, पक्का? अब देखो, अब ये सेमिफेरस ट्यूब्यूल सिर्फ टेस्टिस को देखो, मैंने पूरे नहीं बताया, मैंने सिर्फ एक ही बनाया है ऐसा। ये बीच में क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स है, जिसको हम क्या बोला जाता है, लेडिंग्स सेल्स। क्या बोला जाता है, मतलब इंटरस्टिशियल, मतलब सेमिफेरस, ये भी सेमिफेरस ट्यूब्यूल है, ये भी सेमिफेरस ट्यूब्यूल है, इन दोनों के बीच में है
क्या बोला जाता है, इनके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, इसलिए क्या बोला है, इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिंग सेल। इनका काम क्या है, एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना। क्या करना, एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने का काम किसका, लेडिंग सेल का। इतना डर। अब आओ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, इट्स अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी, बेसमेंट। इतना तो पता ही है। ट्यूनिका अल्बुजिनिया के अंदर वाली लेयर कौन सी, ट्यूनिका वैगिनलिस। ठीक है, वो कैसी होती है, पेरिटोनियल कवरिंग होती है, पूरी इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, उसके अंदर वाली लेयर ट्यूनिका वास्कुलोसा, वो कैसी लेयर है, मेम्ब्रेनस है और साथ साथ में वेसल से, नाम से ही क्या समझ में आ रहा है, वास्कुलोसा। तो क्या होगा उसमें, तो मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेनस होगी और वेसल्स होगी। क्लियर है, तीनों के बारे में बताना जरूरी नहीं है। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सबसे पहली ये जो लेयर है, ये दिख रही है, इट्स अ जर्मेनियल इपिथेलियल। कौन सी, जर्मेनियल इपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यूज। ये ठीक है, ये जो पूरी ऐसी ऐसी जो बनी हुई है, ये क्या है, जर्मेनियल इपिथेलियल टिश्यूज है। उसके अलावा बीच बीच में कैसे दिख रही है, कोन शेप में, पिरामिड स्ट्रक्चर में, ये दिख रही है ना, इसको बोला जाता है सर्टोली सेल्स। क्या बोला जाता है, और इसी के ऊपर में ऐसे ये दिख रहा है लाइन, इट्स अ स्पर्म बंडल, बंडल ऑफ स्पर्म। पे स्पर्म क्या हो रहा है, बन रहे हैं। क्लियर हो रहा है। अब देखो ये दिख रहे हैं, ये स्पर्म्स है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये स्पर्म्स है। इसके अंदर में बन रहे हैं स्पर्म, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में। इतना डर है क्या, क्या क्या देखा, जेमिनल एपिथेलियल जो टिश्यूज होती है, डिवाइड होती है। जेमिनल एपिथेलियल टिश्यूज जो है, इसको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ना, स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होता है और क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये कैसा है, ट्वाइस है। ये भी कैसा है, ट्वाइस है। और ये फिर डिवाइड होता है और क्या बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, ये एन है। ये डिवाइड होता है स्पर्मेटिड्स में, जिससे क्या बनता है आपका, स्पर्मेटिड्स। ये भी कैसा है, एन, डिप्लॉइडी लेवल एन, इसका ट्वाइस है, इसका ट्वाइस है। स्पर्मेटिड्स डेवलप होता है आपके स्पर्म में। क्लियर हो रहा है क्या, कैसा होगा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। जो जर्मिनल एपिथेलियल है, दिस वन दिख रही है, दिस वन डिवाइड होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जो जर्मिनल एपिथेलियल को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ये कैसी, डिप्लॉइडी लेवल 2n, डिवाइड होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, ट्वाइस n, डिवाइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n, मतलब n आया तो मियोसिस हुआ होगा, मियोसिस हुआ तो तभी तो n हुआ होगा। माइटोसिस होगा तो जितना है उतना ही रहता। ठीक है, फिर इसमें माइटोसिस होगा, स्पर्मेटिड बनेगा, स्पर्मेटिड टू स्पर्म। इतना डन है क्या, तो ये क्या की है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। किसने किया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो जेमिनल एपिथेलियल टिश्यूज जो है, जेमिनल एपिथेलियल जो लेयर है वो डिवाइड होती है। ठीक है, और ये पूरी लेयर बनाती है। अब पूरा फिर से एक बार और देखो, ये जो बीच बीच के एक है कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करने का काम करते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्ट करने का काम। क्या है, टेस्टिस की हिस्टोलॉजी अगर हम देखते हैं तो जो आउटर मेम्ब्रेन कौन सी, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, किससे बनी हुई थी, कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यूज से। क्लियर है, इसके अंदर वाली लेयर इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कवरिंग होती है, नाम है ट्यूनिका वैगिनलिस। क्या नाम है, वैगिनलिस। उसके अंदर वाली लेयर और एक ट्यूनिका वास्कुलोसा, कैसे बनी, कैसी लेयर है वो, मेम्ब्रेनस एंड वेस्क्युलर, जहाँ पे बहुत सारी वेसल्स प्रेजेंट है। क्लियर है। अब ये जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया है वो डिवाइड होती है और क्या बनाती है, लोब्यूल्स बनाती है। और ये लोब्यूल्स के अंदर में बीच में क्या 1 to 4 कॉइलिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप्स की सेल्स होती है, एक तो जर्मेनियल एपिथेलियल टिश्यूज सेल्स और दूसरी सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का काम क्या है, स्पर्म को
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। फॉर्मेशन का नाम इसका सर्टोली सेल, न्यूट्रिशन, ठीक है। वो डेवलप हो रहा है तो न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो प्रोवाइड कौन करेगा? सर्टोली सेल करेगी। सर्टोली सेल के ऊपर में बंडल ऑफ स्पर्म होता है, स्पर्म बंडल होता है, ठीक है। इनके बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के में कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन की सब बेसमेंट मेम्ब्रेन। इतना डन है। ये जो टर्मिनल एपिथेलियल जो है वो क्या करती है? इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। वो क्या करता है? डिवाइड करता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स और फिर स्पर्म। ये स्पर्मेटोजेनेसिस करता है और बीच में इनके बीच में जो इंटरस्टिशियस कुछ सेल्स होती है जिसको हम लैडिंग सेल्स बोलते हैं, उसका काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पांसिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स, इवन फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है बट बहुत कम अमाउंट में, ठीक है। पर फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन होता है। क्लियर हो गया? डन है इतना हिस्टोलॉजी। यहाँ पे आपका टेस्टिस डन होता है। अब आपका आता है एक्सेसरी डन। चलो डायरेक्ट है, कुछ ज्यादा एक्सेसरी डक। अब डक कौन कौन की देखी थे सबसे पहले समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा था रेड टेस्टिस, ठीक है, ये देखा था रेड टेस्टिस। उसके बाद देखा था वैसा फ्रेंच, ये देखा था वैसा फ्रेंशिया। उसके बाद इपिडिडाइमिस, ओके। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, सॉरी वैस डिफरेंशिया, वैस डिफरेंस क्या है? वैस डिफरेंस। उसके बाद इजैक्यूलेटरी डक्ट, उसके बाद यूरेथ्रा। ये पूरे के पूरे क्या है आपके? एक्सेसरी डक्ट। अब सुनो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मेरी बात पहले सुन लो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक कॉमन ओपनिंग में ओपन हुए थे सभी आके, वो था रेड टेस्टिस। हमने देखा था इस तरीके से पूरे लोब्यूल्स आए थे और यहाँ पे एक नेटवर्क ऑफ ऐसा बना था, इट्स अ रेड टेस्टिस, ठीक है। अब ये रेड टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म लेके आया ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास से रेड टेस्टिस पे गया। अब रेड टेस्टिस के पास से किस पे गया था रे बाबा? वैसे फ्रेंशिया के पास में यहाँ पे थे ना, ऐसा एक नेटवर्क ये दिया था, एक कॉमन पैसेज, वैसा ही फ्रेंशिया फिर डिवाइड हुआ था आपका इपिडिडाइमिस में। ये पूरा का पूरा ऐसा स्ट्रक्चर था ना यहाँ पे, ऐसा ऐसा, याद है ये, ठीक है। अब ये जो वैसा ही फ्रेंशिया था, वैसा ही फ्रेंशिया में हमने 3 टाइप देखे थे। देखो एक बात याद रखो, स्पर्म आया रेड टेस्टिस के पास, रेड टेस्टिस के पास से गया वैसे ही फ्रेंशिया के पास जाता है इपिडिडाइमिस के पास। पर इपिडिडाइमिस में ही स्पर्म क्या होता है? मैच्योर होता है। स्पर्म मैच्योर का होगा, स्पर्म का मैच्योरेशन कहाँ कंप्लीट होगा रे बाबा? इपिडिडाइमिस के पास। इतना देना। अब इपिडिडाइमिस में भी हमने 3 पार्ट देखे थे, हेड, मिडल, टेल। हेड मिडल वाला जो बॉडी पार्ट था और नीचे वाला टेल पार्ट। तो हेड पार्ट को हमने बोला था अपर कैपकट। इस अपर पार्ट क्या बोला था हमने? अपर कैपकट। मिडल वाले को मिडल कॉर्पस क्या बोला था? मिडल, फिर से बता रही हूँ, ठीक है। और बीच वाले जो सबसे टेल वाला जो पार्ट था उसको हमने बोला था लोअर कॉर्डम। क्या बोला था? लोअर कॉर्डम, ठीक है। ये किसके पार्ट से? एपिडिडाइमिस। ये किसका पार्ट है? तीनों एपिडिडाइमिस। और यहीं पे मैच्योरेशन किसका होगा? स्पर्म का। एपिडिडाइमिस में आया। अब एपिडिडाइमिस एक डक्ट बनाता है, जो मेन जो डक्ट है वो है आपकी वैसा डिफरेंस। देखो याद रखना, रेड टेस्टिस से यहाँ सबसे पहले कौन आएगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म आया किसके पास? रेड टेस्टिस। रेड टेस्टिस से वैसा ही फ्रेंशिया से इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस में सबसे पहले किसके पास? अपर कैपकट,
फिर मिडल, फिर लोअर कॉर्नर, फिर ये ओपन कहाँ पे हो रहा है आपके, वैसा डिफरेंस जो ऐसी वाली जो लेयर दिख रही है ये वाली, ये वैसे ही डिफरेंशियल थी ना, ये वाली वैसा डिफरेंस के पास गया, वैसा डिफरेंस के बाद ये जाता है, ओपनिंग होती है इसकी यूरेथ्रा में। कहाँ ओपनिंग होती है, यूरेथ्रा में। अब आ जाओ इजैकुलेटरी डक्ट की बात, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट क्या करती है, इजैकुलेटरी डक्ट सेमिनल वेसिकल, देखो यहाँ स्ट्रक्चर देखो, मैं थोड़ा सा ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है, कंसीडर करो, ऐसा ही था, ठीक है। यहाँ पे एक ग्लैंड था, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, उसके नीचे में यहाँ पे हार्ट वाला था, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका सिक्रीशन, उसके नीचे में आपका कॉर्पस ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड था, उसका सिक्रीशन कहाँ पे, इजैकुलेटरी डक्ट के पास, और ये इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ पे आएगा फिर से, यूरेथ्रा। क्लियर हो रहा है क्या? अब ये पूरा का पूरा चीज कहाँ गई, यूरेथ्रा में। तो हमें एक बात पता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिन एंड सीमेन दोनों का पैसेज कैसा है, सेम है, तो इसी पैसेज को हम क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्लियर हुआ क्यों बोलते हैं, यूरिन और सीमेन के लिए बोथ द पैसेज आर सेम, जेनाइटल जो फ्लूइड है उसके लिए भी सेम है, इसलिए फॉर दैट साइड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरो मींस यूरिन, जेनाइटल मतलब जेनाइटल फ्लूइड लाइक सीमेन, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। और इसकी जो ओपनिंग होती है, इट्स अ यूनिफेरस मीटस या फिर यूनिफेरस ओरिफिस बोला जाता है। देखो पेनिस में जो यहाँ पे लास्ट जो ओपनिंग होती है ना, यहाँ पे ये वाली, इसको क्या बोला जाता है, यूनिफेरस मीटस। जहां से ओपनिंग, जहां से यूरिन और सीमेन जो बाहर आएगा, ओपनिंग को क्या बोला जाता है, यूनिफेरस मीटस या फिर यूनिफेरस ओरिफिस, ठीक है। ये क्या की ओपनिंग रहेगी आपकी, जहां से यूरिनेशन और सीमेन रिलीज होगा। क्लियर है, इतना डन है, पक्का। डक्ट समझे, किसके पास गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेड टेस्टिस से वासा डिफरेंशिया से एपिडिडाइमिस के तीन पार्ट, अपर कैपिटल, मिडल कॉर्पस एंड लोअर कॉर्पस। उसके बाद वैसा डिफरेंस के पास गया, फिर ये वैसा डिफरेंस डायरेक्टली यूरेथ्रा में ओपनिंग है। इजैकुलेटरी डक्ट किसके पास से भाई पूरा का पूरा फ्लूइड लेके आ रही है, पहला ला रही है सेमिनल वेसिकल, वहीं से इजैकुलेटरी डक्ट बनेगी ना, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉर्पस ग्लैंड, इट्स अ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, उसके पास से लेके आएगी, तीनों के पास से, और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद यूरेथ्रा में ओपनिंग होगी, और तीनों ये यहाँ पे सीमेन भी और यूरिन भी पास होता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूरोजेनाइटल, क्या बोलते हैं, और जहां पे ओपनिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, यूरेथ्रल ओरिफिस या फिर यूरेथ्रल मीटस, ओरिफिस या फिर मीटस, ठीक है। यूरेथ्रल, ठीक है, यहाँ पे जाके ओपनिंग हो जाएगी। यहाँ तक डक्ट क्लियर हो गई, कोई डाउट है? लास्ट क्या बचा, ग्लैंड। अब ग्लैंड्स कितनी थी, तीन, सेमिनल वेसिकल्स देखा था, सेकंड देखा था प्रोस्टेट, और थर्ड देखा था कॉर्पस, ठीक है। अब देखो सबसे पहला सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स जो फ्लूइड सिक्रीट करता है वो कैसे होता है, अल्कलाइन नेचर होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर ऑफ द एब्डोमेन, जो यूरेथ्रा है उसके सामने पोस्टीरियर पे प्रेजेंट होते हैं कौन, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स इन पेयर। मैंने पहले बताया था दिस एंड दिस आर पेयर, एंड ये कैसा है, सिंगल पेयर में प्रेजेंट होता है। और कौन सा फ्लूइड सिक्रीट करता है, सेमिनल फ्लूइड। क्या बोला जाता है इसके फ्लूइड को, सेमिनल फ्लूइड। देखो कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड होता है। क्लियर होता है। 60% ऑफ टोटल सीमेन,
सीमेन का 60% जो पार्ट है वो कौन है? लीव है। 60% पार्ट कौन सा? सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, क्या क्या होते हैं? फ्रुक्टोज होता है, FFP होता है। क्या होता है? FFP प्रेजेंट होता है इसमें। क्या याद रखोगे? FFP। पहला फर्स्ट F फॉर फ्रुक्टोज, सेकेंड F फॉर फिब्रिनोजेन, P फॉर प्रोस्टोग्लैंडिन्स। क्लियर हो गया? फ्रुक्टोज क्या करता है? फ्रुक्टोज का काम क्या हो सकता है? क्या पर्पस रहता है फ्रुक्टोज का? ग्लूकोज का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है? एनर्जी एंड न्यूट्रिटिव पर्पस के लिए कौन रहेगा? फ्रुक्टोज रहेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन एंड एनर्जी, और नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको? स्पर्म्स। नेक्स्ट फिब्रिनोजेन। कुछ लग रहा है? कुछ पता है फिब्रिनोजेन के बारे में? एक और जगह पे हमने एक चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था। हाँ, ब्लड क्या क्या है ये? सोच थोड़ा सा, जैसे भी निकला ना फ्रुक्टोज का तो थोड़ा फिब्रिनोजेन का। फिब्रिनोजेन का हमारे इसमें वहां पे भी छुपा था थोड़ा थोड़ा। फिब्रिनोजेन यहाँ पे क्या करता है? सीमेन को कोएगुलेट करता है। क्या काम करता है? कोएगुलेशन का काम करता है, जिससे जो सीमेन है वो कैसी हो जाती है? बोलस हो जाती है। ठीक है, अब ये बोलस होने की वजह से प्रोपल्शन के लिए इजी जाएगा, मतलब वजाइना में जाने के लिए इजी जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? प्रोपल्शन जो हो जाएगा वजाइना के लिए, वजाइना में प्रोपल्शन के लिए कैसा हो जाएगा? इजी हो जाएगा। क्लियर है? पहला काम फ्रुक्टोज ने न्यूट्रिशन दिया भाई, वहां तक मूवमेंट के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, कौन देगा? फ्रुक्टोज देगा। फिब्रिनोजेन क्या करेगा? कोएगुलेट करेगा सीमेन को, और कैसे बनाएगा? बोलस बनाएगा, जो प्रोपल्शन इनटू वजाइना के लिए कैसा रहेगा? इजी रहेगा। प्रोस्टोग्लैंडिन्स रिवर्स पेरिस्टालसिस करवाएगा। क्या करवाएगा? रिवर्स पेरिस्टालसिस करवाएगा। काई की? वजाइना में। रिवर्स देखो, पेरिस्टालसिस मतलब ऐसा कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला मूवमेंट जिससे फास्ट स्पर्म क्या जाएगा? ओवम के पास में जाएगा। ठीक है, फिर जो फीमेल जो गैमीट है ओवम वो एग के पास में इजीली जाने के लिए रिवर्स पेरिस्टालसिस करवाएगा, जिससे मूवमेंट ऑफ स्पर्म कैसा हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो वो इजीली किसके पास पहुंच जाएगा? एग के पास में। समझा क्या तीनों? सेमिनल वेसिकल 60% कवर करता है, अल्कलाइन होता है, FFP प्रेजेंट होता है, फ्रुक्टोज, फिब्रिनोजेन एंड प्रोस्टोग्लैंडिन्स। फ्रुक्टोज का काम न्यूट्रिशन, फिब्रिनोजेन कोएगुलेट करके बोलस बनाते हैं ताकि प्रोपल्शन हो जाए इजीली वजाइना में। प्रोस्टोग्लैंडिन का काम रिवर्स पेरिस्टालसिस, जिससे स्पर्म का मूवमेंट कैसे हो जाए? फास्ट हो जाए। ठीक है, अब आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड अंडरनीथ ऑफ किसके प्रेजेंट होते हैं? यूरेथ्रा जो है यूरिनरी ब्लैडर, उसके पास में, यूरेथ्रा के पास में प्रेजेंट होता है। क्या काम है इसका? इसमें 20 to 30 लोब्यूल्स होते हैं। कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें? सॉरी, एक चीज से पहले 30% कंट्रीब्यूट करता है पूरे के पूरे सीमेन का। ठीक है, और एसिडिक होता है। एसिडिक मिल्की वाइट। ठीक है, एसिडिक होता है, हल्का मिल्की वाइट होता है,
और इसका काम, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं सिट्रिक एसिड। अब एसिडिक है तो कोई ना कोई एसिड तो प्रेजेंट ही होना चाहिए, और एसिड फॉस्फेट। देखो वजाइना का पीएच एसिडिक, स्पर्म अल्कलाइन, समझ रहे हो? अगर जैसे एसिडिक फ्लूइड हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस कंडीशन को एसिडिक मीडियम में स्पर्म को सरवाइव करने के लिए, वजाइना के एसिडिक मीडियम में सरवाइव करने के लिए काम किसका, एसिड फॉस्फेट का। क्लियर हो रहा है क्या? और अदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, अदर एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और इसमें फॉस्फेट्स का काम क्या है, एसिडिक मीडियम ऑफ वजाइना को मेंटेन करके रखना और उस कंडीशन में स्पर्म को क्या करवाना, सरवाइव करवाना। क्लियर है? किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड का। नेक्स्ट इज कॉर्पस ग्लैंड, ठीक है, पेयर्स में प्रेजेंट है, पी साइज का स्ट्रक्चर होता है, ये कैसा होता है, हार्ट शेप होता है, 20 to 30 लोग अंदर लिट ऑफ यूरेथ्रा के पास में प्रेजेंट होता है, और कॉर्पस ग्लैंड भी नियर बाय यूरेथ्रा के पास में प्रेजेंट होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, पीस साइज होता है, ठीक है। ठीक है, अब काम क्या है, एक अल्कलाइन म्यूकस और थिक फ्लूइड रिलीज करते हैं। कैसा, अल्कलाइन थिक म्यूकस फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, किस लिए, एज ए ल्यूब्रिकेंट। क्या काम करता है ये वाला फ्लूइड इनका, एज अ lubricant during copulation। कॉपुलेशन के वक्त में एज ए lubricant वर्क करता है कौन, कॉर्पस ग्लैंड का फ्लूइड। क्लियर हुआ क्या? पक्का। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और कॉर्पस, ठीक है। कॉर्पस ग्लैंड को एक और नाम क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। लिखना है, याद है ना, ठीक है, आगे भी लिखवाया है, डन। नेक्स्ट आता है हमारा सीमेन, ठीक है। अब सीमेन बना कैसे होता है, सीमेन में हमने सबसे पहले देखा था सभी जितने भी फ्लूइड्स है, सेमिनल फ्लूइड, सेकंड कॉर्पस और थर्ड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। पहला कौन सा, सेमिनल, प्रोस्टेट एंड कॉर्पस, तीनों के फ्लूइड। तो उसकी वजह से कैसे हो जाता है डिस्कस, अल्कलाइन तो हमारा सेमिनल वेसिकल ने ही कर दिया था, और मिल्की फ्लूइड आपके प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड के जो फ्लूइड के कारण हो गया था, ठीक है। पीएच कितना, 7.2 to 7.7, ठीक है, पीएच मेंटेन रहेगा। और वन इजैकुलेशन, एक इजैकुलेशन के वक्त में कितना सीमेन सिक्रीट होता है, 2.5 to 4 ml, ठीक है। और उतने सीमेन में कितने स्पर्म्स होते हैं, 400 मिलियन ऑफ स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? नरिशमेंट के लिए फ्रुक्टोज, कैल्शियम, आयंस एंड बाइकार्बोनेट्स, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वजाइना की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम बाइकार्बोनेट्स एंड Ca2+ का। प्रोस्टोग्लैंडिन, एक्टिवेशन ऑफ मूवमेंट, मूव कराने के लिए, पेरिस्टालसिस तो वही करवा रहा था ना, इसका काम किसका, प्रोस्टोग्लैंडिन है। ये काय का पूरा कंटेंट है, सीमेन का, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया आता है। एक्सटर्नल जेनिटलिया में आपका एक पेनिस आता है और एक आता है आपका स्क्रोटम, ठीक है। सबसे पहले पेनिस को देखते हैं। पेनिस कैसे, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर और मस्कुलर है, 3 पेयर्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज से बना हुआ होता है। पेयर ऑफ पोस्टीरियर लैटरल इलेक्ट्राइल टिश्यू जिसका नाम है कॉर्पोरा कार्बोनोसा, और मिडल में कौन रहता है, मिडल में कॉर्पस स्पॉन्जियसम। कितनी टिश्यू, 3 टिश्यू। ये तो पेयर में हो गई, तो ये 2 हो गई, एक कौन सी, मिडल वाली, कितनी हो गई, 3 हो गई ना, 3 मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है। पहली कौन सी, पेयर ऑफ कॉर्पोरा कार्बोनोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियसम, ठीक है। जो सबसे नीचे स्वोलेन, उसका जो स्वोलेन पार्ट होता है, ऐसा जो स्वोलेन पार्ट था उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस। और ग्लैंस पेनिस के ऊपर में एक लूज फोल्ड होता है पूरा का पूरा, उसको हम क्या बोलते हैं, फोरस्किन या फिर
प्रेप्यूस। क्लियर है? एक स्मॉल कवरिंग होती है, लूज फोल्ड की कवरिंग होती है किसके ऊपर में, पेनिस के ऊपर में, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोरस्किन और प्रेप्यूस। क्लियर है? लास्ट, हमारा लास्ट आता है मेल रिप्रोडक्टिव का स्क्रोटम। अब इस स्क्रोटम के बारे में हमने पहले ही देखा था, टेस्टिस जो होल्ड करके जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे टेस्टिस होल्ड करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। ये आउटर जेनिटल या एक्सटर्नल जेनिटल है। अब सीधी सी एक बात है, इसमें क्या होता है, हमने सबसे पहले ही देखा है कि फीटल लाइफ में जो टेस्टिस होता है एब्डोमेन में होता है, जो डिसेंट होता है, जो पाउच फीटल लाइफ में जो टेस्टिस जो कवर करके रखता है अंदर लाइनिंग, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको ही क्या बोला जाता है, ग्यूबर्नाक्युलम। क्या बोला जाता है, ग्यूबर्नाक्युलम, जिसके अंदर में प्रोटेक्ट रहता है फीटल टेस्टिस जब वो डिसेंट होने का रहता है। ठीक है, डिसेंट होता है फीटल लाइफ में ही डिसेंट हो जाता है, और अगर डिसेंट ना हो पाए तो कहाँ रहेगा, एब्डोमेन के अंदर में रहेगा। ऐसी कंडीशन को बोला जाता है क्रिप्टोर्किटिज्म। क्रिप्टोर्किटिज्म, जिससे क्या, ये कैसी कंडीशन है, अगर टेस्टिस डिसेंट ना हो पाए तो कहाँ रहेगा, एब्डोमेन में रहेगा। ऐसी कंडीशन में क्या आ जाएगी मेल्स में, स्टेरिल। क्या हो जाएगी, स्टेरिल। अब सीधी सी बात है, स्पर्म टेस्टिस जो होता है किससे, कहाँ पे होता है, बीच में पेनिस होता है, राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइडेड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइडेड होता है। क्लियर हो रहा है? और ये जो टेस्टिस जिससे हेल्ड होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड कॉर्ड। मेरे को कंफ्यूज कर दी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली चीज क्या हुआ, ग्यूबर्नाक्युलम क्या था, जो है ना, थोड़ा एक मिनट, 2 मिनट शामिल बंद कीजिए। जो पेनिस है, पेनिस से जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम डिवाइड हो जाता है। स्क्रोटम डिवाइड हो जाता है किसकी वजह से, सेप्टम ऑफ डार्टोस। किससे, सेप्टम ऑफ डार्टोस। ट्यूनिका डार्टोस करके मेम्ब्रेन होती है, ट्यूनिका डार्टोस के कारण जो स्क्रोटम है दो लेयर, दो साइड में, एक राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइडेड हो जाता है। ठीक है, किसके वजह से, सेप्टम ऑफ डार्टोस। ठीक है, अब ये डार्टोस की वजह से लेफ्ट एंड राइट में हो गया। अब सीधी सी बात है, टेस्टिस जिससे हेल्ड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड कॉर्ड्स। डिसेंट हुआ तो, अगर डिसेंट नहीं हुआ, पहले अर्ली लाइफ में जो स्क्रोटम के पाउच में जो कवरिंग के साथ में जो रहता है, स्क्रोटम जो प्रोटेक्टिव लेयर में रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्यूबर्नाक्युलम। ठीक है, और अगर ये डिसेंट नहीं हुआ तो कंडीशन लाई करती है क्रिप्टोर्किटिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोर्किटिज्म कंडीशन, जहां पे टेस्टिस फेल्स टू डिसेंट। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या डेवलप हो जाएगा मेल्स में, स्टेरिलिटी। क्लियर हो रहा है? अब इन दोनों को, अब टेस्टिस को बॉडी से दूर रखना है, ह्यूमन जो हमारी बॉडी, जो बॉडी से है उनको दूर रखना है। तो दूर रखने का काम कौन करता है, क्रेमास्टर मसल्स और साथ में डार्टोस। किसको करता है, क्रेमास्टर मसल्स है, डार्टोस मसल्स जो होती है, इनको बॉडी से, टेस्टिस को क्या करती है, बॉडी से अवे दूर रखने का काम करती है। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेस चाहिए, कम चाहिए।
तब जाके स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। अगर वो बॉडी के पास रहेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर मिलेगा और उतनी हीट में स्पर्मेटोजेनेसिस होगी क्या? नहीं। तो इसीलिए इनको दूर रखने का काम कौन करता है? क्रेमास्टर एंड डार्टोस। क्लियर हुआ क्या? पूरा स्क्रोटम, ट्यूबरकुलम, प्रोटेक्टिव लेयर, क्रिप्टोकॉर्टिज्म, टेस्टिस डिसेंस टू फेल। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो स्टेरिलिटी, इन दोनों को होल्ड करने का, टेस्टिस को होल्ड करने का काम स्पर्मेटिकम। स्पेक्ट्रम ऑफ डार्टोस क्या करती है? स्क्रोटम को डिवाइड करती है दो पार्ट्स में, राइट एंड लेफ्ट पार्ट। ठीक है, डन। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डन है। थैंक यू सो मच।